के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अंशों का निर्गमन यानी इशू ऑफ शेयर। तो इशू ऑफ शेयर क्या होता है इसको भी समझना है हम लोगों को, और इसको समझने से पहले हम लोग को ये जानना है कि शेयर क्या होता है, शेयर कितने प्रकार का होता है। ये सभी चीजें हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है और इसका कौन कौन सा लेजर बनता है और बैलेंस शीट में किस तरह से ट्रांजेक्शन होता है, आज यही सब हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जब किसी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना होती है तो किसी कंपनी को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है कैपिटल। अब इस कैपिटल को हम कहां से लाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो कैपिटल हम मनी मार्केट से भी ले सकते हैं और इसको कैपिटल मार्केट से भी ले सकते हैं, कैपिटल मार्केट से भी ले सकते हैं। तो मनी मार्केट क्या होता है और कैपिटल मार्केट क्या होता है, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल अवेलेबल कराता है, कम समय के लिए पूंजी अवेलेबल कराता है, और जो कैपिटल मार्केट होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल हमको अवेलेबल कराता है। और यही कैपिटल मार्केट ही है जहां पर हम लोग शेयर इशू करते हैं, इशू ऑफ शेयर, और इशू ऑफ डिवेंचर जो भी होता है, इशू ऑफ डिवेंचर। शेयर और डिवेंचर का जितना भी काम होता है, सिक्योरिटीज जिसको बोलते हैं हम, वो सब कैपिटल मार्केट से ही हम इशू करके पैसा लेते हैं। और आपका मनी मार्केट में क्या होता है, जैसे कि आप बैंक लोन ले लिए, बैंक से लोन ले लिए, या कोई मॉर्गेज लोन, मोर्टेज लोन ले लिए, या किसी क्रेडिटर के पास जाकर के आप लोन ले लिए। ठीक है, बहुत तरह का इस तरह का व्यवस्था है, आप लोन ले लिए। तो ये हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर। तो इशू ऑफ शेयर क्या होता है, शेयर किसी कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है ना, कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है उसका एक छोटा टुकड़ा होता है, स्मॉल पार्ट होता है कैपिटल का। जैसे मान लीजिए इस कंपनी को चलाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वो 10 लाख भी हो सकता है, वो 10 करोड़ भी हो सकता है। मान लीजिए इस कंपनी को चलाने के लिए हमें 10 लाख रुपए की जरूरत है, 10 लाख रुपए की जरूरत है। तो ये 10 लाख रुपया कोई एक आदमी नहीं लगा सकता है। यदि इस 10 लाख को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, ठीक है, तो आराम से उसको कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। जैसे मान लीजिए हमने इस कंपनी के 10 लाख रुपए को टोटल 1000 टुकड़ों में बांट दिया या 10,000 टुकड़ों में बांट दिया, उसी को हम 10,000 शेयर्स बोलते हैं। तो अगर टोटल कैपिटल 10 लाख हमारा है, इसको हम 10,000 से डिवाइड कर दिए, तो एक पार्ट का जो प्राइस होगा वो 100 रुपया होगा। मतलब कि अगर हम आम पब्लिक को, आम जनता को इस कंपनी में कैपिटल लगाने के लिए बोले, तो मान लीजिए कोई ए नाम का कोई व्यक्ति है और वो मान लीजिए कि 5 शेयर लेना चाह रहा है कंपनी में, इस तरह का 5 हिस्सा लेना चाह रहा है। तो एक हिस्से का दाम कितना, एक पार्ट का दाम कितना है, 100 रुपया है, वो कंपनी को 500 रुपए देगा। कोई बी नाम का आदमी है, वो 1000 शेयर लेने का कैपेसिटी उसके पास है, तो एक पार्ट के लिए 100 रुपया देगा, तो वो कंपनी के लिए कितना दिया, 1 लाख रुपया दिया। ऐसे करते करते जब कंपनी के सारे 1000 शेयर सेल हो जाएंगे यानी बिक जाएंगे, ठीक है, तो कंपनी के पास पूरा ये जो 10 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट था, ये कंपनी के पास आ जाएगा। यानी इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या देखा कि कंपनी को कैपिटल की जरूरत होती, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है। वो कैपिटल बहुत बड़ी होती है, बहुत लार्ज कैपिटल होती है। उस लार्ज कैपिटल को कोई एक आदमी नहीं लगा सकता है, ठीक है, या लगा भी सकता है तो लगाना नहीं चाहता है, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। उन्हीं छोटे टुकड़ों को शेयर बोलते हैं। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि जो आम पब्लिक है
जिन्होंने कंपनी के लिए पैसा दिया, यानी कि वो शेयर लिया और बदले में पैसा दिया। मान लीजिए कि सारे शेयर बिक गए कंपनी के, तो टोटल 10,000 शेयर थे कंपनी के और पर शेयर का प्राइस था 100 रुपया, तो कंपनी के पास ये 10 लाख रुपया आ गया। तो कंपनी को तो ये फायदा हुआ कि कंपनी को उसकी कैपिटल, जो रिक्वायर्ड कैपिटल थी, वो मिल गई। कंपनी को तो ये फायदा हुआ। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कंपनी को तो ये फायदा हुआ, अब आपको ये बताना है कि जो शेयर होल्डर्स थे, जो शेयर बाई करते हैं, वो शेयर होल्डर्स होते हैं, तो शेयर होल्डर्स को क्या फायदा हुआ। तो आपको बता दें कि कंपनी में जब जब प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डर्स को उस प्रॉफिट में कुछ अंश दिया जाता है, कुछ हिस्सा दिया जाता है, उसे हिस्सेदारी दी जाती है, उसे डिविडेंड बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। अब ये डिविडेंड कितना मिलेगा? अब सपोज मान लीजिए कि इस वर्ष कंपनी को 5 लाख रुपए का फायदा हुआ। अभी 5 लाख रुपए के प्रॉफिट में कंपनी कुछ अपना रिक्वायर्ड रिजर्व फंड वगैरह होता है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का रिजर्व, जरूरी रिजर्व सबको रखने के बाद अब 4 लाख रुपए का कंपनी ने फैसला लिया, मतलब अपना रिजर्व रख लिया, क्रेडिटर को पेमेंट कर लिया, सब कुछ करने के बाद मतलब 1 लाख में सारा चीज हो गया। तो अब बचा 4 लाख रुपए, तो ये 4 लाख रुपए कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बांटेगी। अब कितने शेयर होल्डर्स हैं? तो 1000 शेयर होल्डर्स हैं। तो अब इस 4 लाख रुपए को 1000 शेयर होल्डर्स में हमको बांटना है कंपनी को। तो एक शेयर होल्डर्स कितना मिला? एक शेयर होल्डर्स को कितना मिला? सॉरी, 10,000 शेयर होल्डर्स थे, तो एक शेयर होल्डर्स को कितना मिला? 400 रुपया मिला। तो देखिए, शेयर का प्राइस 100 रुपया था। आप समझिए इस चीज को, एक शेयर का प्राइस कितना था? 100 रुपया था। और अब इसको 10,000 शेयर होल्डर्स हमारे कंपनी में हैं, तो 4 जीरो काटेंगे ना, सॉरी, तो 40 रुपया हुआ। तो ये जो 40 रुपया हुआ ना, ये 40 रुपया पर शेयर होल्डर का इनकम हुआ एक शेयर पर। अब मान लीजिए कि कोई ए शेयर होल्डर्स था जो कि 5 शेयर लिया था, तो उसको 40 रुपए के रेट से उसका प्रॉफिट में डिविडेंड मिला 200 रुपए। बी 1000 शेयर बाई किया था, तो उसको 40 रुपए के रेट से मिला, तो उसका 40,000 रुपया डिविडेंड मिला। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, जो जितना ज्यादा शेयर लिया है उसको डिविडेंड में उतना ही ज्यादा हिस्सा मिलता है। तो ये तो पार्ट हम समझ गए कि शेयर क्या होता है। तो शेयर क्या होता है? शेयर कंपनी का जो कैपिटल होता है, टोटल कैपिटल, उस टोटल कैपिटल का एक पार्ट होता है, उसे शेयर कहते हैं। पब्लिक कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, कंपनी के लिए कैपिटल देते हैं, और कंपनी में जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। तो यहां तक हमने समझा। इसके बाद हम समझने जा रहे हैं कि कंपनी में कितने प्रकार के शेयर होते हैं। तो ऐसे तो बहुत तरह के शेयर होते हैं, लेकिन अभी जो हम लोगों को पढ़ना है उसको देखते हैं। तो एक इक्विटी शेयर होता है, इक्विटी शेयर्स। दूसरा प्रेफरेंशियल शेयर होता है। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर, इसको समता अंश बोलते हैं, और जो ये प्रेफरेंस शेयर है इसको पूर्वाधिकार अंश बोलते हैं। पूर्वाधिकार अंश। तो जैसा इसका नाम है प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश, ऐसा ही इसका काम भी है। मतलब इस शेयर होल्डर को कंपनी में जो भी लाभांश प्राप्त होगा, जिसको आप डिविडेंड बोलते हैं, कंपनी में जो भी डिविडेंड कंपनी इशू करती है ना शेयर होल्डर को, तो सबसे पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर जो होते हैं उनका डिविडेंड फिक्स होता है। इनका डिविडेंड क्या होता है? फिक्स्ड होता है, जैसे 20%, 30%, कुछ इस तरह का अमाउंट फिक्स होता है। तो जो प्रॉफिट कंपनी का होता है, उस प्रॉफिट में इनका फिक्स डिविडेंड, जैसे मान लीजिए कि हमारी कंपनी में टोटल 5000 20% वाले प्रीफरेंस शेयर हैं। सभी शेयर का रेट तो 100 रुपया है, एट द रेट ऑफ ₹100 है। तो 5000 प्रेफरेंस शेयर इंटू 100 रुपीज के रेट से इन्होंने कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया है?
5 लाख इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो इस 5 लाख का 20% यानी 20% ऑफ 5 लाख, ये 20/100 हो गया। इनटू यहाँ पर 5 लाख आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको आप जब काटिएगा ना तो आपका यहाँ 1 लाख रुपया होगा। कितना होगा? 1 लाख रुपया होगा। तो सबसे पहले इनको दे दिया जाता है क्योंकि इनका नाम ही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए इस साल कंपनी को 5 लाख रुपए की प्रॉफिट हुई, उस 5 लाख रुपए में जरूरी रिजर्व और क्रेडिटर्स और सारे पेमेंट मिला के 1 लाख रुपए निकल गए। अब हमारे पास बचे 4 लाख रुपए, 4 लाख बचे। इस 4 लाख रुपए में प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर जो है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का जो डिविडेंड निकल रहा है, फिक्स डिविडेंड 1 लाख रुपए हम प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को दे देंगे। अब हमारे पास कितना बचा? 3 लाख। तो ये 3 लाख रुपए जो है ना वो इक्विटी शेयर होल्डर में बांट दिया जाएगा। तो अब इसमें प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर नहीं आने जा रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ दशा में इन लोगों को भी एक लिमिट दिया जाता है कि इतना ही दिया जाएगा। सपोज मान लीजिए इनको 2 लाख का लिमिट बांधा गया, तो 2 लाख देने के बाद जो बचेगा 1 लाख, उसको फिर से रिपीट दिया जाता है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को। लेकिन अगर कोई शर्त ऐसी नहीं दी गई है तो जो भी पैसा बचा, जो रेस्ट अमाउंट बचा, बैलेंस अमाउंट जो बचा, यहाँ बैलेंस अमाउंट जो यहाँ पर बचा, ये सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर इस पैसे के हिस्सेदार होते हैं, हकदार होते हैं। तो अब सोचिए कि इक्विटी शेयर कितने, सपोज मान लीजिए कि इस पूरे क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड कैपिटल थी वो 10 लाख रुपए की कैपिटल को आपको जरूरत थी। अब ये 10 लाख रुपए की कैपिटल 2 भागों में बटी हुई थी। 20% वाला प्रेफरेंशियल शेयर 5000 शेयर था @100 का रेट से। तो देखिए 5 लाख हमको प्रेफरेंशियल वालों से मिलना था कैपिटल, और रेस्ट 5000 जो था वो इक्विटी शेयर होल्डर थे। इक्विटी शेयर भी हमारे पास 5000 थे और @100। तो इसको 5000 @100 करेंगे तो ये भी 5 लाख हो जाएगा। तो हमारी जो कैपिटल थी ये 5 लाख प्रेफरेंशियल शेयर में और 5 लाख इक्विटी शेयर में, टोटल 10 लाख रुपए की कैपिटल हमारी बटी हुई थी इतने भागों में। तो अब यहाँ प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को तो हमने दे दिया डिविडेंड। अब इक्विटी शेयर होल्डर हमारे पास बचे कितने? तो 5000 शेयर होल्डर बचे। मेरे पास पैसा कितना है? 3 लाख रुपया है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? 5000 है। तो इसको जब हम काटेंगे यहाँ तो एक शेयर पर 60 रुपया मिलेगा। अब जिसने जितना शेयर लिया, सपोज मान लीजिए कि ए ने 5 शेयर लिया था तो उसको 60 रुपीज के रेट से 300 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। बी ने मान लीजिए 1000 शेयर लिया था तो उसको 60 रुपया पर शेयर निकल के आ रहा है, उसको 60,000 रुपीज मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया डिविडेंड पार्ट, और उसके हिसाब से हम लोग का शेयर 2 प्रकार। एक और बात समझना है आपको कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को प्रेफरेंस होता है अपना डिविडेंड पाने का, उसके बाद जो बचेगा बैलेंस डिविडेंड उसी में इक्विटी शेयर होल्डर अपना काम चलाएंगे। न सिर्फ प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को अपना डिविडेंड प्राप्त करने की प्राथमिकता होती है, पूर्वाधिकार होता है, बल्कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपना कैपिटल भी रिटर्न पाने का पूर्वाधिकार होता है। भगवान न करे यदि कंपनी कभी डूबने की कगार पर आई, ठीक है, तो सबसे पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को उनका कैपिटल वापस किया जाता है। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को उनका कैपिटल सबसे पहले वापस किया जाता है। उसके बाद अगर पैसा बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा रिटर्न होता है, नहीं तो उनको पैसा रिटर्न नहीं होता है। उनको बोला जाता है कि आप आते जाते रहिए, पता लगाते रहिए, अगर कोई पैसा बचेगा तो आपको मिल जाएगा। तो यहां हमने क्या देखा कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को प्रेफरेंस होता है उनका डिविडेंड का, उनका डिविडेंड मिलने का, और उनका कैपिटल वापस होने का प्रेफरेंस होता है। इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं होता है, ठीक है। तब तो आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर को कोई फायदा नहीं, तो आप गलत फहमी में हैं। ऐसा नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर का भी फायदा आप गिनिएगा तो आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा। देखिए सबसे पहला फायदा तो यह होगा कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का एक फिक्स डिविडेंड होता है। उसका डिविडेंड देने के बाद जो भी पैसा बचेगा वो बड़ा हिस्सा इक्विटी शेयर होल्डर के जिम्मे जाता है, पहला बात। दूसरा बात,
आप ऐसा मत सोचिए कि प्रेफरेंशियल शेयर का वैल्यू 100 ही रुपया होगा। प्रेफरेंशियल का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, इक्विटी का वैल्यू उसके तुलना में कम भी हो सकता है। तो कम पैसा देकर ज्यादा डिविडेंड ले रहे हैं, दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा है कि इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क सहन करते हैं। कैसे? अभी आपने देखा कि अगर कैपिटल वापस होने की बात आई या डिविडेंड लेने की बात आई तो सबसे पहले प्रेफरेंशियल वाले अपना डिविडेंड भी वापस ले लिए, अपना कैपिटल भी वापस ले लिए। तो रिस्क किसका बचा? इक्विटी शेयर होल्डर का सबसे ज्यादा रिस्क होता है, ठीक है, बिजनेस में। तो जो रिस्क गेन करता है वो एक तरह का ऑनर होता है। तो आप इस बात को जान लीजिए कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, इक्विटी शेयर होल्डर एक कंपनी के असली मालिक कहलाते हैं, ऑनर ऑफ कंपनी। इनको ऑनर कहते हैं हम लोग कंपनी का, ठीक है, मालिक कहलाते हैं। इसलिए कोई भी मीटिंग होगा ना, कोई सभा होगी तो उसमें वोट देने का अधिकार सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को होता है। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर पर उसमें कोई राइट, कोई अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो गई कि इक्विटी शेयर होल्डर को वोट देने का राइट होता है, ये कंपनी के असली मालिक होते हैं। और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को डिविडेंड निकालने के बाद जो भी पैसा बचता है उस पर इक्विटी शेयर होल्डर का हक होता है। तो कहीं ना कहीं से इक्विटी शेयर होल्डर को भी फायदा होता है, ये भी इनका भी वैल्यू होता है, ठीक। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोगों को ये समझना है कि जो प्रेफरेंशियल शेयर होता है ना, ये भी कई प्रकार का होता है। तो प्रेफरेंशियल शेयर कितने प्रकार का होता है हमें ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग इसको भी जान लेंगे कि प्रेफरेंशियल शेयर कितने प्रकार का होता है। एक बात और जानना बहुत जरूरी है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कंपनी की जो कैपिटल होती है, कंपनी अपनी कैपिटल को प्राप्त करने के लिए या तो शेयर इशू करेगा, जिसको हम बोलेंगे इशू ऑफ शेयर, जो हम लोग आज के क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, या फिर कंपनी अपना कैपिटल प्राप्त करने के लिए, रिक्वायर्ड कैपिटल लेने के लिए इशू ऑफ डिवेंचर को भी इशू करती है। तो अब शेयर के बारे में तो आप बहुत कुछ जान गए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिवेंचर के बारे में भी जान लीजिए। तो डिवेंचर एक प्रकार का लोन है जो कंपनी पब्लिक से लेती है। आम पब्लिक जो होती है, जनता होती है ना, जैसे शेयर हम लोग पब्लिक को इशू करते हैं ना, उसी तरह से पब्लिक से कंपनी जो है वो लोन के रूप में अपना अमाउंट प्राप्त करती है। ऐसा भी हो सकता है ना कि कंपनी जो है, कंपनी को 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी, तो कंपनी 6 लाख रुपया शेयर इशू करके अपना जो है अचीव कर ले, और जो 4 लाख रुपए है वो डिवेंचर इशू करके भी अपना वो प्राप्त कर सकता है। तो शेयर के बदले में जो इक्विटी शेयर या प्रेफरेंशियल शेयर, जो भी शेयर कंपनी इशू करती है, उसके बदले में पब्लिक को रिटर्न में डिविडेंड देना पड़ता है कंपनी को, डिविडेंड। तो जो डिवेंचर इशू करती है, तो डिवेंचर क्या होता है कि हमारी कंपनी जो है पब्लिक से लोन लेती है और उसको बदले में एक डॉक्यूमेंट्स देती है, उस डॉक्यूमेंट्स का नाम ही डिवेंचर है। जैसे शेयर कंपनी के कैपिटल का एक छोटा पार्ट होता है ना, उसी तरह से डिवेंचर भी कैपिटल का ही एक पार्ट होता है, लेकिन ये लोन के रूप में लिया जाता है। तो जब हम किसी से लोन लेते हैं तो बदले में उसको क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। तो डिवेंचर के बदले में हम इंटरेस्ट देते हैं और शेयर के बदले में हम डिविडेंड देते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड में एक फायदा है, शेयर में कंपनी को यह फायदा है कि कंपनी में जब प्रॉफिट होगी ना, तो प्रॉफिट के दशा में ही तो शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा ना, और कंपनी में अगर लॉस होगा तो कंपनी को कोई भी डिविडेंड देना नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड देना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो हम डिविडेंड नहीं देंगे। लेकिन ये डिवेंचर की दशा में एक प्रॉब्लम हो जाता है कि कंपनी में अगर लॉस भी हो जाएगा ना, तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। आप कहीं से कर्जा लिए हैं, लोन लिए हैं, आपकी कंपनी फायदे में चले घाटे में चले, उससे पब्लिक को कोई मतलब नहीं है, वो आपसे इंटरेस्ट लेके रहेगा ना। यहाँ तक कि आप अगर रो रहे हैं कि कंपनी में लॉस है, तो वो पब्लिक आके बोलेगा ठीक है आपका काम है रोना, आप रोते रहिए, मेरा इंटरेस्ट हमको दे दीजिए। आपसे कोई सहानुभूति नहीं, उसको अपना इंटरेस्ट से मतलब है, ठीक है। तो ज्यादातर कंपनी जो है शेयर इशू करके ही पैसा लेना चाहती है, इनिशियल फेज में खास करके, क्योंकि उसको पता नहीं कि हमारी कंपनी आगे चलेगी अच्छा से नहीं चलेगी, तो शेयर इशू करके ही पैसा लेती है। लेकिन एक घाटा भी है, अगर आप अपनी कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल शेयर से, जैसे मान लीजिए कि आपको 10 लाख रुपीज चाहिए,
अब 10 लाख रुपीज में मान लीजिए कि आप शेयर इशू करके 6 लाख रुपया ले रहे हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। 6 लाख शेयर इशू करके ले रहे हैं और आप डिबेंचर जो है 4 लाख रुपया ले रहे हैं, यानी कि मान लीजिए कि 6000 शेयर ले रहे हैं एट द रेट ऑफ 100 और 400 डिबेंचर इशू कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 4000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 100। तो 4 लाख यहां से आ गया, 6 लाख यहां से आ गया। तो यहां पर क्या होता है ना, अगर इक्विटी शेयर होल्डर है यहाँ, तो कंपनी का सारा कंट्रोल उनके हाथ में चला जाएगा, क्योंकि आपकी जो कैपिटल है उसका 50% से ज्यादा भाग आपका शेयर होल्डर्स का है। तो कंपनी का मीटिंग में, कंपनी के डिसीजन में सारा चीज शेयर होल्डर्स करेंगे, उसमें आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम कंपनी लोग क्या करते हैं कि जब भी उन्हें कोई कैपिटल प्राप्त करना होता है तो वो अपने कैपिटल का 50% से कम भाग शेयर से प्राप्त करते हैं। मान लीजिए 40% शेयर इशू करके ले लिए और 60% वो लोन लेकर के काम चला लेते हैं। भले ही इनको इंटरेस्ट देना पड़े, हैवी रेट से इंटरेस्ट देना पड़े, ये थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन कंपनी का कंट्रोलिंग जो है उनके हाथ से बाहर नहीं जा पाता, एक बहुत बड़ा फायदा है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि किसी कंपनी को अपना कैपिटल कैसे प्राप्त करना चाहिए, कैसे अचीव करना चाहिए, तो आपको ये जवाब होना चाहिए कि शेयर का अपना फायदा है, डिबेंचर का अपना फायदा है, ठीक है। तो कंपनी को अपना कैपिटल अचीव करने के लिए जो है शेयर, यदि कंपनी कंट्रोल अपना रखना चाहती है तो शेयर कम इशू करना होगा, डिबेंचर ज्यादा इशू करना होगा। और यदि कंपनी चाहती है कि हमको लॉस ना हो तो ऐसी स्थिति में उसको डिबेंचर कम रखना होगा और शेयर ज्यादा रखना होगा, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को पेमेंट हमको देना ही पड़ता है इंटरेस्ट का, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन शेयर होल्डर को हम तभी पेमेंट देते हैं जब कंपनी में प्रॉफिट होती है, तभी डिविडेंड देना पड़ता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज शेयर, शेयर किसे कहते हैं ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर। तो ज्यादातर हमने इसको मुख्य 2 पार्ट में बांटा है। फिर प्रेफरेंशियल शेयर भी 8 प्रकार के होते हैं। हम लोग इसका और भी प्रकार पढ़ेंगे, इस चीज को शेयर का थ्योरिकल पार्ट में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि शेयर क्या है, शेयर कितने प्रकार का होता है। फिर डिबेंचर क्या है, डिबेंचर शेयर पर डिविडेंड दिया जाता है, डिबेंचर के बदले में इंटरेस्ट दिया जाता है। हमने ये चीज को देखा। और किस प्रकार से डिविडेंड दिया जाता है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद जो भी पैसा बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। तो इसको तो हम लोगों ने देख लिया। अब सवाल यह होता है कि हम लोगों को एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या करना रहेगा, उसको कैसे सोल्व करना रहेगा, ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग समझते हैं। और शेयर को जो इशू किया जाता है तो उसका क्या तरीका है, क्या रूल है, एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। तो कंपनी की जो कैपिटल होती है ना, पूंजी जिसको हम कहते हैं, ये कई भागों में बटी होती है, ठीक है। तो मुख्य 3 भाग हम लोग समझते हैं। जैसे एक होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल जिसको हम अधिकृत पूंजी बोलते हैं, अधिकृत पूंजी। अब अधिकृत पूंजी वह पूंजी होता है जिसके लिए कंपनी को यह अधिकार दिया जाता है कि आप इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम कैपिटल जितना आप रजिस्ट्रेशन कराए हैं, तो सपोज मान लीजिए कि आपकी कंपनी 10,000 शेयर इशू कराने के लिए अधिकृत है। 10,000 शेयर्स, आप शेयर का रेट मान लीजिए आपका इनिशियल फेज में आप 100 रुपए रखना चाह रहे हैं, तो ये आपकी अधिकृत पूंजी हो गई, ठीक। इसके बाद इशूड कैपिटल, इसके बाद आता है इशूड कैपिटल। अब कहेंगे कि इशूड कैपिटल यानी निर्गमित पूंजी, जो जारी करती है कंपनी पूंजी, पब्लिक के पास ऑफर देती है कि आप मेरा शेयर खरीदिए, उसको हम निर्गमित पूंजी बोलते हैं। कंपनी कितना पूंजी अपना पब्लिक से प्राप्त करना चाह रहा है। सपोज मान लीजिए आपका कोई खेत है, कोई फील्ड है जहां आप खेती करते हैं, किसानी करते हैं। आपके खेत में आज 100 केजी टमाटर निकला, पैदा हुआ, ठीक है। आपको लगता है कि एक छोटा सा लोकल मार्केट में बेचना है, तो कितना आपको लग रहा है कि 100 केजी नहीं बिक पाएगा, तो आपके पास टोटल टमाटर 100 केजी है, लेकिन आप बाजार बेचने के लिए सिर्फ 80 केजी ही लेके गए, लेकिन पब्लिक लोग बाई किया सिर्फ 60 केजी।
तो ये आपका ऑथराइज कैपिटल हो गया, ये इशूड कैपिटल हो गया और ये पेड अप कैपिटल हो गया। यही चीज आपको समझाने जा रहे हैं। अब मान लीजिए इसमें से कंपनी चाह रही है कि हम 8,000 शेयर्स, जिसका रेट हमारा 100 रुपीज के रेट से था, इसको इशू करेंगे तो 8,000 इंटू 100 यानी कि मेरे पास 8 लाख रुपए की पूंजी आ जाएगी। हम 8 लाख रुपए में अपना कंपनी स्टार्ट कर लेंगे, ये कंपनी चाह रही है। लेकिन अप्लाइड या पेडअप कैपिटल क्या होता है? पेडअप कैपिटल पब्लिक जो है ना, उसमें से 6,000 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देना पड़ता, आगे हम लोग देखने जा रहे हैं। पब्लिक जो है आपको 6,000 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन दिया, तो आपके पास टोटल कैपिटल कितना हो गया? 6 लाख रुपए की ही कैपिटल आई। तो ये आपका हो गया ऑथोराइज कैपिटल, और जो हम मार्केट में इशू कर रहे हैं वो हो गया हमारा इशूड कैपिटल, और पब्लिक जितने के लिए अप्लाई किया तो अप्लाइड कैपिटल, और पैसा भी दे दिया पूरा, ये पेड अप कैपिटल। तो ये 3 भाग में हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनाते समय इस चीज को ध्यान देना है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि शेयर को कितने तरीके से इशू किया जाता है। सपोज मान लीजिए आपको 10 लाख रुपीस कैपिटल की रिक्वायरमेंट है किसी कंपनी को चलाने के लिए, और आपके 10,000 रुपीज की कैपिटल, 10 लाख रुपीस की कैपिटल 10,000 नंबर ऑफ शेयर में डिवाइडेड है, और उसका रेट है एट द रेट ऑफ ₹100। ठीक, तो होता क्या है कि जब कोई नई कंपनी अपना शेयर मार्केट में नया इशू करना चाहती है, तो उसका जो शेयर होता है वो डिस्काउंट पर बिकता है। यानी कंपनी चाहती है कि हमको जल्दी से जल्दी पूंजी मिल जाए, तो अगर कंपनी अपना जो रेट था शेयर का 100 रुपीज का शेयर को अगर 100 से कम में, जैसे ऑफर में दे दिया 90 रुपये में अभी बिक रहा है, तो इसको 8 डिस्काउंट बोलते हैं। इशू ऑफ शेयर 8 डिस्काउंट पे बिक रहा है 10 रुपया, यानी 100 रुपया में 10 रुपया यहाँ माइनस हुआ, 10 रुपया डिस्काउंट है, 90 रुपये में बिक रहा है। तो एक कंडीशन ये होता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि 100 रुपए का शेयर है, कंपनी किसी भी हालत में कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हो, बोलती हम 100 में ही देंगे, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए, हमारी कंपनी चलेगी, हमारे पास बहुत से शेयर होल्डर आएंगे, एप्लीकेशन देंगे, आप मत लीजिए। तो अगर 100 का शेयर है, 100 के रेट में कंपनी बेच रही थी, इसको 8 पार बोलते हैं। इशू ऑफ शेयर 8 पार, मतलब 100 का शेयर 100 में बिक रहा है। तीसरा कंडीशन होता है कि कंपनी का बहुत अच्छा नाम है और लगता है कि कंपनी आगे सक्सेस करेगी, और कंपनी को भी लगता है कि नहीं हम अपने शेयर को सेल कर लेंगे, तो कंपनी अपना शेयर 100 रुपए का शेयर है, बट मार्केट में 8 प्रीमियम का मतलब क्या होता है? 100 रुपए से ज्यादा पैसे में जब कंपनी अपना शेयर देती है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी कह रही कि हम 110 में देंगे, तो देखिए 100 रुपए का शेयर था और 10 रुपया इसमें बढ़ा करके ले रहा है कंपनी, 110 रुपया ले रहा है, तो ये जो 10 रुपया एक्स्ट्रा आया ये प्रीमियम हुआ, तो इसको बोलते हैं इशूड ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो हम लोग देखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन में इशू ऑफ शेयर 8 पार होगा तो क्या एंट्री होगा, 8 डिस्काउंट होगा तो क्या एंट्री होगा, और 8 प्रीमियम होगा तो क्या एंट्री होगा। तो बहुत कुछ हम लोग को सीखना है और इसका जर्नल एंट्री भी देखना है। तो सबसे पहले हम लोग 8 पार का जर्नल एंट्री देखेंगे, और फिर उस जर्नल एंट्री में ही हम लोग डिस्काउंट रहेगा तो क्या करेंगे और प्रीमियम रहेगा तो क्या करेंगे, ये सारा चीज सीख लेंगे। अब मान लीजिए उसी एग्जांपल को लेते हैं कि एक कंपनी को 10 लाख रुपीस की कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, इससे कम में भी चालू हो सकती है लेकिन इतनी रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी के पास टोटल 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 है, यानी 8 पार है, तो कंपनी इतना शेयर है, लेकिन कंपनी इसमें से इशूड करना चाह रही है ओनली 8,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100, 100 रुपए के रेट से इशू करना चाह रही है। लेकिन पब्लिक लोग अप्लाई किया है, अप्लाइड केवल 6,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100, इस रेट से पब्लिक लोग अप्लाई किया है। तो कंपनी के पास टोटल कितना रुपया आ जाएगा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कंपनी के पास 6 लाख रुपए अभी इनिशियल फेज में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये 100 रुपया जो कंपनी मांग रही है ना, ये 100 रुपया जो कंपनी आपसे मांग रही है, तो इसको 5 तरीके से 5 बार में कंपनी मांग सकती है।
ना, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो उस टाइम कुछ पैसा दे दीजिए। एक के बार में 100 रुपया नहीं कंपनी मांगेगी, ठीक है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट क्या होता है, जब कंपनी तैयार हो जाती है कि हाँ आपको शेयर देना चाहिए, तो उसको अलॉटमेंट का टाइम बोलते हैं। इसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल का डिमांड करती है, फर्स्ट कॉल। इसके बाद एक और आता है सेकंड कॉल, कंपनी को फिर पैसे की जरूरत होती तो फिर आपसे मांगेगी। और सबसे लास्ट में आता है फाइनल कॉल, फाइनल कॉल मनी। तो मान लीजिए 100 रुपया में कंपनी आपको 5 रुपया एप्लीकेशन के समय मांग रही है, 15 रुपया अलॉटमेंट के समय मांग रही है, 20 रुपया फर्स्ट कॉल के समय मांग रही है, नहीं 15 एप्लीकेशन के समय, 25 अलॉटमेंट के समय, 40 हो गया, 40 और 20 60 हो गया, और 60 और 30 रुपया हम मांग रही है और 10 रुपया हम मांग रही है। देखिए 100 हो गया, 40, 20, 60, 30, 90 और 10, 100। कोई कोई कंपनी क्या करती है कि ये 100 रुपया एप्लीकेशन के समय बोलेगा कि हमको 30 दे दीजिए, अलॉटमेंट के समय बोलेगा कि आप हमको 50 दे दीजिए, और जो बचा रेस्ट 20 रुपया इसको फाइनल कॉल को दे दीजिए। तो ये आपका एप्लीकेशन मनी हो गया, ये आपका अलॉटमेंट मनी हो गया, और ये फर्स्ट एंड फाइनल, इसको कहेंगे हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। तो ऐसा भी हो सकता है कंपनी 1, 2, 3, 4, 5 बार में मांगे, 4 बार में मांगे। इसको अगर यहाँ कंपनी पूरा फाइनल 40 रुपया ले लेती तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो जाता। कंपनी यहाँ पर पैसा पूरा ले रही है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाता। कोई कोई कंपनी तो एप्लीकेशन के बाद सीधे अलॉटमेंट में ही पैसा ले लेती है, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर 100 रुपया है तो कंपनी यहाँ बोलती है कि ठीक है 40 रुपया एप्लीकेशन के समय दे दीजिए, 60 रुपया अलॉटमेंट के समय, फाइनल हो गया 100 रुपया। और कोई कोई कंपनी तो ऐसी होती है कि बोलती है कि हम 100 रुपया जो है ना एक के बार में लेंगे, यानी एप्लीकेशन के समय ही, यानी आप एप्लीकेशन दीजिए, पैसा दीजिए, आप शेयर ले जाइए। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उस तरीके से हम चलेंगे, चाहे 5 बार में हो, चाहे 4 बार में हो, चाहे 3 बार में हो, तो इस तरह से पैसा कंपनी मांगती है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यही केस है, अब ये पैसा कंपनी एप्लीकेशन के समय कंपनी बोल रही है कि 30 रुपया चाहिए, अलॉटमेंट के समय 50 चाहिए, और फाइनल कॉल के समय 20 चाहिए। तो देखिए हो गया 100। तो इसका किस तरह से एंट्री होगा, तो आइए इसका एंट्री हम लोग देखा जाए। देखिए ये एप्लीकेशन के समय कंपनी पैसा क्यों मांगती है, जैसे मान लीजिए कोई कोई ऐसे लोग होते हैं ना, अगर आप पैसा नहीं मांगिएगा ना, उनको शेयर की जरूरत नहीं है लेकिन वो अप्लाई कर देंगे, बोलेंगे सर मुझे 1000 शेयर चाहिए। जब शेयर देने के लिए, अलॉटमेंट करने के लिए आप उन्हें बुलाएंगे तो बोलेंगे नहीं सर मेरे पास पैसा नहीं है। तो आप उतना टाइम आपके पास फिजूल का तो नहीं है कि उनके साथ मगजमारी आप करें, इसलिए आप कहते हैं कि ठीक है आपसे हम 100 ही रुपया ले रहे हैं, लेकिन उस मेरे 100 रुपए में से 30 रुपीज एज एडवांस आप एप्लीकेशन के समय जब आप अप्लाई करेंगे शेयर के लिए तो आप हमको दे। अब कोई आदमी 1000 शेयर के लिए अप्लाई करेगा तो 30 रुपया उसको एप्लीकेशन के साथ ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी के पास इतना फालतू पैसा तो नहीं है कि मजाक के लिए 30,000 रुपया किसी कंपनी को दे दे। तो ये एप्लीकेशन मनी कंपनी इसीलिए डिमांड करती है। तो अब कंपनी के पास पैसा कितने बार में आ रहा है, एप्लीकेशन के समय एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कंपनी के पास कितना आ रहा है, 6000 शेयर पर 30 रुपये, यानी कि 6000 इंटू 30, 1,80,000 रुपया। 6000 शेयर होल्डर हो गए, 6000 शेयर, नंबर ऑफ शेयर 6000 और एप्लीकेशन का मनी 30 रुपया है, तो कंपनी के पास 1,80,000 आ जाएगा। अलॉटमेंट के समय कंपनी के पास कितना आ जाएगा, 6000 शेयर, अलॉटमेंट मनी कितना है 50 रुपया, तो 3 लाख अलॉटमेंट के समय आ जाएगा, और फिर 20 रुपया, तो 6000 शेयर है, 20 रुपया फाइनल कॉल के समय आ जाएगा 1,20,000। तो देखिए क्या कंपनी के पास 6 लाख रुपया की जरूरत था, 6 ही लाख न मिलना था, तो 3 स्टेप में उसका 6 लाख मिल गया ना, 1,80,000, 3 लाख और 1,20,000, कंपनी का काम बन गया। बाकी शेयर्स उसके पास जो बचे हुए हैं फिर इशू करेगी कंपनी, फिर पैसा मिलेगा, कंपनी स्टार्ट हो जाएगी। यहां तक आप समझ गए। अब हम लोगों को यह समझना कि इसका जर्नल एंट्री क्या होता है। तो देखिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के समय आपका जो जर्नल एंट्री यहां पर होगा ना, यहां आपको करना होगा पहला एंट्री, एप्लीकेशन के समय 2 एंट्री होगा, अलॉटमेंट के समय 2 एंट्री होगा, फर्स्ट कॉल के समय 2 एंट्री, सेकंड कॉल के समय 2 एंट्री, और फाइनल कॉल के समय भी 2 एंट्री। लेकिन यहाँ 3 ही है,
एप्लीकेशन अलॉटमेंट और ये है फर्स्ट एंड फाइनल। तो 2 2 4 2 6 एंट्री में काम आपका होने वाला है। तो पहला एंट्री जो होता है एप्लीकेशन के समय, तो कंपनी पैसा मांगती है। तो यहां पर जब पब्लिक तैयार हो जाता है पैसा देने के लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी। यहां पर शेयर का अगर नाम पता है कि इक्विटी शेयर है तो यहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखिएगा, और नहीं पता है तो यहां पर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आपको अमाउंट कितना चढ़ाना है, तो देखिए नंबर ऑफ शेयर 6000 थे और अमाउंट में मांग रहे हैं आप 30 रुपया। तो यहाँ पर डेबिट कॉलम में 1,80,000 और क्रेडिट कॉलम में 1,80,000 आपको चढ़ा देना है। और नरेशन लिखना है तो बिल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन मनी है ना, इसको कैपिटल में डालना होता है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहां पर डेबिट लिखे हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थोड़ा शेयर को शॉर्ट में लिख रहे हैं कैपिटल अकाउंट। तो 1,80,000 का जो एप्लीकेशन मनी मिला, ये हम कैपिटल के लिए ले रहे हैं ना, तो इसको अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। और इसका नरेशन लिखना है तो बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इस तरह से लिख दीजिएगा, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया। अब एप्लीकेशन का काम आपका हो गया। अब अलॉटमेंट के समय एंट्री करना है। तो यहां पर क्या करना है कि ये एंट्री पहले होता है, मतलब यहां पर आपको लिखना है अलॉटमेंट के लिए शेयर अलॉटमेंट, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं अकाउंट डेबिट टू यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब पैसा आपको मिल जाएगा अलॉटमेंट का, तो आपको लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर अलॉटमेंट मनी कितना है, तो 6000 शेयर पर ही अलॉटमेंट मनी मिल रही है। क्या रेट है, अलॉटमेंट का रेट है 50 रुपया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल रहा है आपको, अलॉटमेंट के समय आपको 3 लाख रुपया मिल रहा है। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों अमाउंट कॉलम में 3 लाख चढ़ा देना आपको। यहां पर भी आपको 3 लाख चढ़ा देना है, चढ़ा दिए। अलॉटमेंट का भी काम हो गया। अब आप सोच रहे हो कि ये दोनों एंट्री में इतना डिफरेंस क्यों है। एप्लीकेशन में बैंक पहले था और ये शेयर एप्लीकेशन बाद में था। अलॉटमेंट में शेयर अलॉटमेंट पहले था और बैंक बाद में क्यों हो गया। तो देखिए एप्लीकेशन के समय कंपनी पहले पैसा मांग रही थी, ठीक है। और अलॉटमेंट देखिए आप पहले अप्लाई करते समय ही पैसा दिए, इसलिए पैसा पहले आया। अलॉटमेंट में कंपनी मांगेगी, उसके बाद आप देंगे। तो मांगने का एंट्री और फिर मिलने का एंट्री। उसी तरह से जैसे ये वाला एंट्री है, उसी तरह से आपका नेक्स्ट जितने भी कॉल होंगे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, सबका होगा। तो हमारा तो यही फर्स्ट एंड फाइनल है। तो यहां पर एकदम अब इसी की जैसे एंट्री चलेगा। सेकंड वाला जो एंट्री है ना अलॉटमेंट का, इसी की जैसा चलेगा। तो जैसे यहां पर हम क्या एंट्री किए हैं, शेयर अलॉटमेंट लिखे हैं, यहां लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहां हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब आपको क्या करना होगा, तो आपका 20 रुपीज के रेट से है। तो यहां पर 6,000 हो गया, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आपका 1,20,000 रुपया हो जाएगा। ये क्रेडिट में भी आप 1,20,000 चढ़ाइए, इसका भी डेबिट में 1,20,000 और इसका क्रेडिट में भी 1,20,000। तो आपका ये जर्नल एंट्री का जो काम था ना, एप्लीकेशन का 2 एंट्री हो गया, अलॉटमेंट का आपका 2 एंट्री हो गया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी 2 एंट्री आपका हो गया, ठीक है। ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें आप सोचेंगे और क्या करना है, तो इसमें बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो देखिए यहां पर आपको लिखना है बैलेंस शीट। नहीं, इसके पहले एक कैशबुक बना लीजिए आप। कैशबुक भी बनाना पड़ता है। तो कैशबुक कैसे बनता है आपको यहां पर दिखा देते हैं। जैसे लेजर का कॉलम होता है, पार्टिकुलर अमाउंट आप इस तरह से लिख लीजिएगा यहां पर, ठीक है। यहां पर आपका पार्टिकुलर से यहां अमाउंट है,
फिर यहां पर आपका पार्टिकुलर है, यहां अमाउंट, ये डेबिट अमाउंट है और ये क्रेडिट अमाउंट है। यहां पर आप रुपीज डाल दिए, ठीक है। ये कैश बुक आप बना रहे हैं। अब इस अमाउंट को थोड़ा सा अंदर करते हैं। डेबिट में लिखते हैं 2। अब देखिए आप जहां जहां बैंक आपका पैसा है वही कैश बुक में किया जाता है। जब पैसा आता है वही, या पैसा जाता है तो कैश का काम जहां होता है वहीं पर कैश बुक में जाता है। तो ये देखिए बैंक जहां है, हमारे पास यहाँ पैसा आ रहा है 1,80,000, तो डेबिट में किस समय आ रहा है, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास आ रहा है। कितना आ रहा है, 1,80,000। फिर यहां पर लिखिए, फिर बैंक कहाँ है आपका, देखिए यहां पर बैंक है। कितना रुपया आ रहा है, 3 लाख आ रहा है। किस समय आ रहा है, अलॉटमेंट के समय। तो यहां लिखना टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपका कितना आ रहा है, यहाँ 3 लाख रुपया यहाँ आ रहा है। इसके बाद आपका पैसा कितना आ रहा है, 1,20,000। कब आ रहा है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय आ रहा है। तो यहां आप लिख दीजिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, आप लिख दिए। और यहां पर आपका 1,20,000 आ रहा था, तो आप यहां पर 1,20,000 चढ़ा दिए। अब आपको क्या करना है, टोटल करना है। पैसा टोटल कितना आपके पास आया, आपके पास टोटल 6 लाख रुपया आ गया है। आप यहाँ 6 लाख रुपया चढ़ा दिए। अब ये पैसा कहाँ गया आपका, तो ये पैसा आप बैंक में ही डाले हैं ना, बैंक के थ्रू लिए हैं ना। तो यहाँ आपको लिखना बाई कैश एट बैंक, बाई कैश एट बैंक। ये पैसा बैंक में आपका शेयर कैपिटल के रूप में जाकर के जमा होगा, कैश एट बैंक के रूप में, ठीक है। अब आपको इसका बैलेंस शीट भी बनाना चाहिए। तो बैलेंस शीट कैसे बनता है, तो ये भी थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका बैलेंस शीट कैसे बनता है। कंपनी का जो बैलेंस शीट बनता है ना, देखिए बैलेंस शीट में तो आप कैपिटल लायबिलिटीज जानते ही हैं, तो थोड़ा जगह कम होने की वजह से इस जगह पर कैपिटल एंड लायबिलिटीज और यहाँ एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। बैलेंस शीट का जो कॉलम होता है वो आप बना लीजिए, ठीक है। नहीं चलिए लिख ही देते हैं, पहला क्वेश्चन है ना, तो लिख देने से ठीक रहेगा। यहाँ आपको लिखना है कैपिटल एंड लायबिलिटीज, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। समझ में आ रहा आप लोगों को, और यहाँ पर अमाउंट, ठीक है। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले यहां आपको ऑथोराइज्ड कैपिटल लेना है। अब ऑथोराइज कैपिटल कितना था आपका, तो ऑथोराइज कैपिटल पूरा 10,000 शेयर था। तो यहां आपको लिखना है ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 लाख हो जाएगा। यानी कंपनी को 10 लाख रुपया तक लेने का अथॉरिटी था, लेकिन कंपनी उतना ले नहीं पा रहा है। इसके बाद आप दूसरा नंबर में आइएगा, तो यहां लिखिएगा इशूड कैपिटल, अंडरलाइन किए। ऑन कंपनी इशू कितना कर रही थी, 8,000 शेयर। तो ऑन 8,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहां पर आपका 8 लाख। इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी के पास 10 लाख रुपया तक का औकात था, लेकिन कंपनी इशूड कर रही है 8 लाख ही। लेकिन पब्लिक लोग अप्लाई तो कम किया, तो इसको हम लोग पेड अप कैपिटल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल, अंडरलाइन कर दिए। अब पेड अप कैपिटल कितना था केवल 6,000 था। तो यहां लिखेंगे ऑन 6,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो कंपनी के पास 6 ही लाख रुपया आया, ठीक है। ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख था, इशूड कैपिटल कितना था, 8 लाख था, लेकिन कंपनी के पास आया कितना, 6 लाख रुपया। और इसी को टोटल आपको करना है, यही टोटल आपका नीचे जाएगा, यही टोटल आपको यहां इस साइड में भी दिखाना है 6 लाख, और यही टोटल ऊपर में भी
लिखना है और यहाँ लिखना है कैसेट बैंक। कैसेट बैंक जो कैशबुक में आ रहा था ना आपका 6 लाख, वो यहाँ मैच कर जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये दोनों को फिर क्या फायदा हुआ जब टोटल इसका किए तो हाथी के 2 दांत आगे जो होते हैं वो दिखाने के लिए होते हैं, खाने का दांत कुछ और होता है। ठीक है, तो ये दिखाने वाला यानी ऑथोराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल तो दिखाया जाता है, लेकिन असली काम होता है पेड अप कैपिटल से। तो ये आपका बैलेंस शीट बन गया। आपको यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में जरूर लिखा कीजिए, उसको भी सोल्व करने का हम प्रयास करेंगे। मेरा यह प्रयास है कि आपको सरल से सरल भाषा में समझाया जाए, और इसी कारण से हम बहुत स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम आपको अपनी बात समझाने में सफल हो जाएं। तो आपको समझ में आया नहीं आया या और क्वालिटी को सुधारना है तो आप इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए। ठीक है, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और भी ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाने का बल मिलता है। ओके, धन्यवाद।